आपने बैंकों में लूट, घरों में चोरी और बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कैम्स के बारे में हजारों बार सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो भगवान के घर में घुसकर उनका ही चढ़ावा चुराने पर उतारू हो चुके हैं। एक ऐसा पवित्र स्थान जहां देश के कोने कोने से कोई गरीब किसान अपनी पूरी फसल की कमाई चढ़ाने आता है, तो कोई माँ अपने घर के खर्च काट काट कर जोड़े हुए पैसे लेकर आती है, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि उनका पैसा सीधे भगवान के चरणों में जाएगा। लेकिन उन्हीं करोड़ों लोगों के विश्वास के साथ एक ऐसा विश्वासघात हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर की, जहां पर करोड़ों रुपए के केस और गोल्ड की चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है, जिसमें हाईटेक सीसीटीवी कैमरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट और प्राइवेट ऑडिट फर्म के होते हुए भी एक पूरा का पूरा सिंडिकेट मिलकर इस चोरी को अंजाम दे रहा था। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि कैसे कैमरे के सामने इतने बड़े सुरक्षा सिस्टम के अंदर इस करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया, कौन थे इसके पीछे के असली मास्टरमाइंड और कैसे जमीनों के नाम पर भी बड़ा खेल खेला गया। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया और सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया गया। 5 फरवरी 2020 को सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से ट्रस्ट बनाया। वैसे तो वैष्णो देवी या तिरुपति जैसे बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट पर राज्य सरकार की कड़ी नजर होती है और आप आरटीआई डालकर उनका हिसाब भी मांग सकते हैं, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लगाया गया। सरकार ने इस ट्रस्ट को एक ऑटोनोमस ट्रस्ट बना दिया, यानी ऑन पेपर यह एक प्राइवेट बॉडी की तरह चलेगा जिसमें सरकार का कोई डायरेक्ट कंट्रोल ही नहीं होगा। इसका मतलब आप इस ट्रस्ट पर आरटीआई नहीं डाल सकते हैं। यहाँ तक कि जब आरएसएस के ही कुछ पुराने मेंबर्स ने ट्रस्ट छूट और डोनेशन पर आरटीआई डाली तो उन्हें डिटेल्स देने से साफ साफ मना कर दिया गया। यानी जनता पैसा तो दे सकती है लेकिन हिसाब बिल्कुल भी नहीं मांग सकती। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि ऑटोनोमस होने के बाद भी इसके 15 में से 12 मेंबर्स को सरकार ने खुद नॉमिनेट किया और कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी या उसकी विचारधारा से जुड़े हुए थे वो लोग। नवंबर 2020 में जब एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट के मैनेजमेंट का ऑडिट किया तो उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो हाईली अनप्रोफेशनल है, कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं है और अगर इसे तुरंत नहीं सुधारा गया तो बड़ी चोरी और घपले शुरू हो जाएंगे। लेकिन अफसोस इस चेतावनी की फाइल को दबा दिया गया। 23 जनवरी 2024 को मंदिर खुलवाने के बाद रोजाना लाखों का चढ़ावा आने लगा। इसे प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करने के लिए ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया। नियम के मुताबिक एसबीआई को क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को हायर करना था, पर यहाँ शुरू हुआ जुगाड़ और सिफारिश का खेल। एसबीआई के ऊपर दबाव बनाकर और बनारस की एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को कम आउटसोर्स करके बिना किसी इंटरव्यू या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ट्रस्ट के बड़े बड़े अधिकारी के चहेते लोगों को भर्ती कर लिया गया। जैसे मनीष यादव जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के ड्राइवर का भतीजा था, उन्हें कैश काउंटिंग में लगा दिया गया। अनुकूल मिश्रा और लवकुश मिश्रा जो ट्रस्ट मेंबर के रिश्तेदार थे, उन्हें नोट गिनने और ब्राउजर बनाने के काम दे दिया गया। चंपत राय का पर्सनल ड्राइवर टीनू यादव जो पहले ऑटो चलाता था, उसे स्ट्रंग रूम की चाबी और कैश काउंटिंग का मुख्य संचालक बना दिया गया। इन सबकी सैलरी महज 12 से 20 हजार रुपए की भी थी, पर आगे चलकर यही लोग कैसे करोड़पति बने वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब आप सोचिए कि काउंटिंग रूम में 50 लोग होते थे, टीसीएस और सीसीटीवी कैमरे लगे थे, फिर चोरी हुई कैसे? इन लोगों ने चोरी के 2 बड़े तरीके निकाले थे। तरीका नंबर 1, सीसीटीवी ब्लॉक करके और बाथरूम ट्रिक। ये सब लोग आपस में रिश्तेदार और लोकल दोस्त थे, तो इन्हें पता था कि कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। एक ग्रुप कैमरे के सामने खड़ा होकर व्यू को ब्लॉक करता और दूसरा 500 के नोट की गड्डियां चुपके से अपनी जेब में रखकर या कपड़ों में डालकर वॉशरूम में छुपा आते और शिफ्ट खत्म होने के बाद मंदिर से बाहर निकलकर आपस में बांट लेते। तरीका नंबर 2, एक्स्ट्रा नोट और फेक ब्राउजर। जब इन सबको पहला तरीका मुश्किल लगने लगा तो उन्होंने एक नया दिमाग लगाया। मंदिर में जब गड्डियां बनती तो हर गड्डी में ठीक 100 नोट होने चाहिए थे। इन लोगों ने क्या किया कि 500 रुपए की गड्डी में 100 नोट की जगह 120 नोट डाल दिए।
यानी कि गड्डी में थे 60,000 रुपए और ऊपर पेपर ब्राउजर बनाया गया था 50,000 रुपए का। ब्राउजर बनाने का काम अनुकल्प मिश्रा का था। जब रास्ते में ये लोग ले जा रहे होते थे उसको बैंक में जमा करने के लिए, तो बीच में ही रोककर उस एक्स्ट्रा पैसे को, मतलब कि 120 नोट में से 20 नोट्स को निकाल लेते। बैंक में पूरे 100 नोट जमा हो जाते और ब्राउजर मैच कर जाता। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसा भी कुछ मंदिर प्रांगण के अंदर हो रहा है। मार्च 2026 में जब एसबीआई को शक हुआ तो उन्होंने स्टाफ बदलने का सुझाव दिया, पर ट्रस्ट के बड़े लोगों ने इससे बिल्कुल भी मना कर दिया कि स्टाफ को चेंज ना किया जाए। आखिरकार मई 2026 में एसबीआई के कुछ ऑफिसर्स ने बिना किसी को बताए काउंटिंग रूम में हिडन कैमरा छुपा दिए। 4 जून 2026 को जब उन्होंने एक हफ्ते की फोटोज देखी तो सबके होश उड़ गए कि फोटोज में साफ साफ दिख रहा था कि कैसे खुलेआम चोरी चल रही है। 5 जून को जब एक आरोपी अविनाश शुक्ला के घर में रेड हुई तो 12,000 की नौकरी करने वाले एक लड़के के घर में लाखों का कैश और विदेशी करेंसी मिली। मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के लीडर ने इसका ट्वीट किया तो यह नेशनल न्यूज बन गया। दबाव बढ़ने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया और फिर एसआईटी की जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। मंदिर के वॉशरूम के अंदर ही 4.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। पिछले 7 से 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज टोटली डिलीट कर दी गई थी। टीनू यादव जो पहले ऑटो चलाता था, उसके घर से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज, एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का हॉस्टल और फॉर्च्यूनर कार मिली। पहले कार मैकेनिक रहे लवकुश के घर गोबर के ढेर से 10 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरनेट देखिए। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की वो थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद, जो कि खुद इस मंदिर ट्रस्ट के एक मेंबर हैं। यानी कि मंदिर के सिस्टम की जांच मंदिर के ही मेंबर को सौंप दी गई। चढ़ावा चोरी के अलावा जमीन के सौदे में भी बड़ा घपला देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एसआईटी को 11 जमीनों के दस्तावेज सौंपे। पता चला कि मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई उसमें एक जमीन 20 लाख में खरीदकर महज 2.5 महीने बाद ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी गई। एक और मामले में 2 करोड़ की जमीन खरीदने पर महज 10 मिनट के बाद ट्रस्ट ने उसे 18.5 करोड़ में खरीद लिया। इसके अलावा भगवान राम के लिए चढ़ाए गए सोने चांदी के हार और ईंटों का कोई पुख्ता रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया गया था। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे दुखद बात तो यह है कि इन भी आरोपियों को पकड़ा गया भी सबसे छोटे मोहर हैं, ड्राइवर, भतीजा, रिश्तेदार, ये सभी। लेकिन उनके पीछे बैठा आका जिसने इस पूरे सिस्टम को खुला छोड़ दिया, उन तक कब कार्यवाही पहुंचेगी? भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था का इस तरह मजाक बनाना और गरीबों के चढ़ाए हुए पैसे को लूटना सबसे बड़ा पाप है। अगर इस सिस्टम को सुधारना है तो इस ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे में लाना होगा, रियल टाइम डोनेशन डैशबोर्ड बनाना होगा और हर साल का इंडिपेंडेंट ऑडिट पब्लिक के सामने रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि पैसा अगर जनता का है तो हिसाब भी जनता को मिलना ही चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या इस स्कैम के पीछे का मास्टरमाइंड कभी पकड़ा जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।